प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाटा का व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल के बारे में। टाटा को मोरक्को की सेना के लिए 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म वेब कॉम्बैट व्हीकल्स के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये वही कॉम्बैट व्हीकल है जिसे भारतीय सेना ने अमेरिका के स्ट्राइकर की खरीद के लिए रिजेक्ट कर दिया था। स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम (GDLS) ने विकसित किया है। अमेरिका ने भारत को इस व्हीकल के संयुक्त निर्माण का ऑफर भी दिया है। ऐसी संभावना है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय टाटा के वेब की तुलना में अमेरिकी स्ट्राइकर को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। वेब के विकास का इतिहास। वेब को शुरू में टाटा कैस्ट्रल के रूप में विकसित किया गया था, जिसे शुरू में IPMV इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल के रूप में क्लासिफाई किया गया था। टाटा मोटर्स ने FICV वीएल्ड प्रोग्राम के तहत पहिएदार आर्मर्ड एम्फीबियन प्लेटफॉर्म के लिए चेसिस, प्रोपल्शन यूनिट और हथियार प्रणाली की आपूर्ति के लिए कैस्ट्रल विकसित किया। कैस्ट्रल का विकास भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने सोवियत युग के BMP-1 और BMP-2 बख्तरबंद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को बदलने के लिए किया गया था। भारतीय सेना ने किया था व्यापक परीक्षण। कैस्ट्रल को DRDO और भारतीय सेना के साथ मिलकर विकसित किया गया था। टाटा मोटर्स ने इसे पहली बार डिफेंस एक्सपो 2014 में प्रदर्शित किया था, जिसमें कोक्सबर्ग प्रोटेक्टर MCT-30R बुर्ज लगा था। भारतीय सेना की आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को रेगिस्तान, पहाड़ों और मैदानी इलाकों समेत कई अलग अलग वातावरण में इसका व्यापक परीक्षण भी किया गया। इस दौरान वाहन की मोबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और सुरक्षात्मक विशेषताओं का गहन परीक्षण किया गया। यह भी देखा गया कि यह वाहन विस्फोटों और गोलाबारी को झेलने में कितना सक्षम है। कई हथियारों से लैस है वेब। वेब के वेरिएंट 30 मिलीमीटर तोपों, मिसाइल लॉन्चर और अन्य कई तरह के हथियारों से सुसज्जित थे। टाटा मोटर्स ने 2017 एरो इंडिया रक्षा प्रदर्शनी में कैस्ट्रल के एक नए वेरिएंट वेब का अनावरण किया था। परीक्षण पूरा होने के बाद टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि वेब बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 8x8 पहियों वाला बख्तरबंद वाहन था। इसे भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में एक बड़ा कदम माना गया था। भारत ने दी है निर्यात को मंजूरी। भारत ने पहले ही कल्पना किया था कि वेब को मित्र देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। अक्टूबर 2019 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कैस्ट्रल को मित्र देशों को उत्पादन और निर्यात के लिए मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना ने भी 200 वेब हासिल करने की योजना बनाई थी। 12 अप्रैल 2022 को बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप BEG और सेंटर पुणे में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की मौजूदगी में भारतीय सेना में वेब के पहले बैच को शामिल किया गया था। अगस्त 2023 में कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 110वीं बटालियन में VIP को शामिल किया गया था। अगस्त 2024 तक भारतीय सेना कथित तौर पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से 105 VIP के एक और बैच का ऑर्डर देने की योजना बना रही है। नवंबर 2023 में हमारे सहयोगी प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका ने चीन से भारत के सामने आने वाले खतरे के जवाब में भारत में 8 पहियों वाले स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का संयुक्त रूप से निर्माण करने की पेशकश की थी। रिपोर्ट में रक्षा सचिव गिरधर अरामने के हवाले से कहा गया था कि हमारी प्रौद्योगिकी और सैन्य टीमें अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ मिलकर काम करेगी और इस संबंध में एक ठोस योजना लेकर आएगी। जुलाई में स्वराज समाचार पोर्टल ने बताया कि सेना शुरू में लगभग 530 स्ट्राइकर खरीदने पर विचार कर रही थी। आइए अब हम नेपाल की बाढ़ के बारे में बात करें। नेपाल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर लगभग 200 हो गई, जबकि कम से कम 30 लोग अब भी लापता हैं। पुलिस ने जानकारी दी है पिछले शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ आई और जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे हिमालयी राष्ट्र में तबाही मच गई है। नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश, बाढ़, भूस्खलन और पानी भर जाने की वजह से कम 192 लोग मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस आपदा में देश भर में 194 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 30 अन्य लापता हैं। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में रविवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भारी बारिश के कारण आई आपदा के दौरान बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत कार्यों के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों ने अब तक लगभग 4500 आपदा प्रभावित व्यक्तियों को बचाया है। घायलों का मुफ्त उपचार किया जा रहा है और बाढ़ से प्रभावित अन्य लोगों को भोजन और अन्य आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्राकृतिक आपदा के बाद काठमांडू में सैकड़ों लोग भोजन, सुरक्षित पेयजल और गंदगी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भूस्खलन के चलते प्रमुख राजमार्गों के अवरुद्ध होने के कारण देश के अन्य जिलों और भारत से सब्जियों की आवक स्थायी रूप से बाधित हुई है, जिससे बाजार में कीमतें भी बढ़ गई हैं।
काठमांडू पोस्ट अखबार की खबर के अनुसार पूरे देश में कई सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं और राजधानी काठमांडू की ओर जाने वाले सभी मार्ग अब भी अवरुद्ध हैं, जिससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने कहा कि यातायात बहाल करने के लिए बाधित राजमार्गों को साफ करने के प्रयास जारी हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की खबर में कहा गया है कि शुक्रवार शनिवार को पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से में लगातार बारिश के बाद काठमांडू की मुख्य नदी बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। शनिवार को खबर में कहा गया था असाधारण रूप से तीव्र बारिश का कारण बंगाली खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और मानसून ट्रफ था। मानसून ट्रफ पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ कम दबाव वाला क्षेत्र है। इसके कारण हिमालयी पर्वतमाला के पूर्व पश्चिम भाग और खासी जयंतिया पहाड़ियों के उत्तर दक्षिण भाग में असामान्य वर्षा हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया भर में वर्षा की मात्रा और समय में बदलाव हो रहा है। बाढ़ के प्रभाव से वृद्धि का एक प्रमुख कारण पर्यावरण की स्थिति में बदलाव है, जिसमें विशेष रूप से बाढ़ के मैदानों में गैर नियोजित निर्माण बड़ी वजह है। इसके चलते पानी के ठहराव और निकासी के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हो गई हैं, सैकड़ों मकान और पुल ध्वस्त हो गए हैं या बह गए हैं और सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं। सड़क बाधित होने के कारण हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। इसराइल के हमले में शुक्रवार को हसन नसरल्ला की मौत के बाद पहली बार हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम सामने आया है। कासिम ने सोमवार दोपहर को अपने भाषण में हिजबुल्लाह के फिर से उठ खड़े होकर लड़ने और इसराइल के खिलाफ जीत दर्ज करने का भरोसा जताया है। नसरल्ला के बाद गुट के एक नए प्रमुख के बारे में कासिम ने कहा कि नेता चुनने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, इसी आधार पर हम जल्दी ही नए चीफ का चयन किया जाएगा। हसन नसरल्ला की हत्या के बाद पहले संबोधन में नईम कासिम ने कहा कि इसराइल की ओर से ज़मीनी हमले की धमकी दी जा रही है। हम बता दें कि हिजबुल्लाह इजरायली सेना के किसी भी ज़मीनी आक्रमण के लिए तैयार है। अगर इजरायली ज़मीनी घुसपैठ चाहते हैं तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। इसराइल को कभी भी उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नसरल्ला का रास्ता पर आगे बढ़ेगा हिजबुल्लाह। कासिम ने कहा कि नसरल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हिजबुल्लाह का अभियान उसी रफ्तार से जारी है। हिजबुल्लाह के लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे जो नसरल्ला का रास्ता था। हिजबुल्लाह गाज़ा का समर्थन करने और लेबनान की रक्षा करने के लिए अपने मुख्य लक्ष्यों को जारी रखेगा। हिजबुल्लाह एक बार फिर ऐसे ही इसराइल को हराएगा जैसे 2006 में हराया था। कासिम ने अपने भाषण में कहा कि अगर इसराइल को लगता है कि वो नरसंहार करके सफल हो सकता है तो भ्रम में जी रहा है। इजरायली सेना लोगों पर बम बरसाकर और बेगुनाहों को खून बहाकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। नसरल्ला भी हमारे बीच जिंदा रहेंगे और हमेशा अभियान में हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। कासिम ने इसराइल के हमले की आलोचना करते हुए कहा कि लेबनान के गाँवों और रिहायशी इलाकों को IDF ने निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आम नागरिकों पर हमले किए हैं। कासिम ने कहा कि जिन पर इसराइल बम बरसा रहा है तो हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं हैं, वे सब निर्दोष आम नागरिक हैं। कासिम ने इसराइल को समर्थन देने के लिए अमेरिका को भी घेरा है। कासिम ने कहा कि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इसराइल की सैन्य और आर्थिक सहायता की है। ऐसा करके अमेरिका भी लेबनान और गाज़ा में इसराइल के युद्ध अपराधों में भागीदार बन गया है। अमेरिका को निर्दोषों को मारने के लिए इसराइल को मदद बंद करनी चाहिए। आइए हम बात करें कनाडा की। हाल ही में एक चीनी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें उसने कनाडा में भारतीयों की बड़ी आबादी देखकर हैरानी जताई है। इस महिला ने अपनी यात्रा के दौरान थ्योरेटिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक केंद्र पर जाने के दौरान यह अनुभव साझा किया। वीडियो में महिला ने बताया कि वह कनाडा में भारतीयों से घिरी हुई महसूस कर रही है। उसने कहा कि यह बहुत भयानक है, मुझे एक तस्वीर लेनी है ताकि आप देख सकें कि मैं कितनी भारतीयों से घिरी हुई हूँ। उसने यह भी टिप्पणी की कि जिन लोगों को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें लगा कि वह भारत में है। चीनी महिला की इस टिप्पणी को लेकर कई लोगों ने कहा कि इससे भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थक आतंकियों को समर्थन देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मिर्ची लग सकती है। इस वीडियो को IAMYESURNO हैंडल से एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया गया है, जहाँ इसे 29 लाख से अधिक बार देखा गया है और 31,000 से ज़्यादा लाइक्स मिले हैं। वीडियो पर यूजर्स को मिली जुली प्रतिक्रिया आई हैं। कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि अगर इसी दर से भारतीय कनाडा आते रहे तो यह देश एक पश्चिम का भारत वेस्ट ऑफ इंडिया बन जाएगा। एक यूज़र ने उल्लेख किया कि उन्होंने 10 साल पहले कहा था कि 2050 तक कनाडा भारतीयों से भर जाएगा। बता दें कि कनाडा में भारतीय समुदाय की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार भारतीयों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ी है और वे अब देश के सबसे बड़े अप्रवासी समूह में से एक हैं। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी ने साल 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कनाडा में रहने वाले भारतीयों की संख्या पर प्रकाश डाला गया था। रिपोर्ट के अनुसार 2013 से अब तक कनाडा आने वाले भारतीयों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय अमेरिका से ज़्यादा कनाडा जाना पसंद करते हैं।
2013 से 2023 तक भारतीय प्रवासियों की संख्या 32,828 से बढ़कर 1,39,715 हो गई है। 10 सालों में यह 326% की वृद्धि है। ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विस के आंकड़ों के अनुसार कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की आबादी 16,89,055 है। भारतीय समुदाय ने कनाडा की सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय खान-पान, त्योहार, संस्कृति कनाडा में काफ़ी लोकप्रिय है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।